नमस्कार। भगवान श्री धन्वंतरी के व्रत पुत्रों को और आयुर्वेद के इस संगोष्ठी में जितने लोग आए हुए हैं सभी लोगों को नमस्कार। और आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं जो विषय है न्यूरोस्पाइन और साइकिक डिसऑर्डर। न्यूरोस्पाइन और साइकिक डिसऑर्डर इसलिए आज महत्व का हो। पहले मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार आप लोग मुझे बता दें तो फिर जी मैं सर, आवाज क्लियर है। जी। ओके। तो न्यूरोस्पाइन और साइकिक डिसऑर्डर इसलिए महत्व का हो जाता है क्योंकि आज और आज के समय में जितने भी रुग्ण हम लोगों के पास आते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पोस्चरल डिफॉर्मिटी या मनके का दर्द, कटिशूल, मन्याशूल, कुछ ना कुछ इस तरह के दिक्कत देखने को मिल रहे हैं। पहले के समय में इस बीमारी को माना जाता है कि उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, यानी वैसे लोग जिनका उम्र 50 या उससे ज्यादा हो रहा है उनको कमर का दर्द, घुटने का दर्द या इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। पर दुर्भाग्य से अब स्कूल जाने वाले बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सब में ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। और इसके बारे में विशेष बात करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं तो वहां पर हर एक बीमारी के लिए, जैसे गुल्म के लिए, अर्श के लिए, ग्रहणी के लिए, वात व्याधि के लिए एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है। बट कहीं भी आयुर्वेद में स्पाइन के लिए कोई खास चैप्टर नहीं है। यदा कदा यत्र तत्र ये संहिताओं में स्थित है। अब ये है कि यदि हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं और स्पाइन का ट्रीटमेंट हम लोग करना शुरू करते हैं तो कई बार गूगल या कुछ मेडिसिन दे करके हम लोग इसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कुछ हद तक कभी हम लोगों को फायदा होता है, कभी नहीं होता है। और कई बार अग्नि कर्म, विद्ध कर्म, इस तरह के अलग अलग चीजों को हम लोग ट्राई करने का प्रयास करते हैं। पर जो बीमारी होने का मूल कारण है, जिसके कारण बीमारी प्रकट हुई है, उसका सही सही तरीके से ज्ञान ना होने का, या फिर क्या हेतु हो सकता है, किस तरीके से बीमारी अपना रास्ता बनाती है, संप्राप्ति किस तरह का होता है, ये यदि हम नहीं जानते हैं तो चिकित्सा करना हमारे लिए बहुत दुरूह हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई स्पेनिश बोलने वाला पेशेंट है और उसको उसके द्वारा प्रश्न के थ्रू हमको यदि आंसर लेना हो और चिकित्सा करना हो, तो ना मुझे स्पेनिश आती है और ना उसे हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, तो ना हमारे बीच में संवाद हो पाएगा। तो इशारों में जितनी चीजें हम समझ सकते हैं बहुत कम होगा, और उसके बिहाफ पर यदि हम ट्रीटमेंट देंगे तो सफलता का चांसेस बढ़ता है। वैसे ही आज के समय में क्या है कि आयुर्वेद का भाषा और आयुर्वेद के तरीके यदि नहीं आ रहे हैं तो हमारी सेंटर में पंचकर्म कर लो, अग्निकर्म कर लो, विद्ध कर्म कर लो, औषधि दे दो, गुग्गुल दे दीजिए, रसराज रस दे दीजिए, कुछ भी दीजिए। पैलिएटिव रिलीफ शायद हो जाए, थोड़ा सा सिम्टोमेटिक एग्रावेशन जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन क्योर या जिसको बोलते हैं कि कंप्लीटली ठीक होना, ये चीजें नहीं डेवलप हो पाती हैं। और रुग्ण बार बार रिपीट करता है, बाद में उसकी मंशा या उसकी श्रद्धा आयुर्वेद के प्रति खत्म हो जाती है, और वैद्य की भी श्रद्धा खत्म हो जाती है कि यार मैंने अमुक अमुक कल्प दिया और मैंने चिकित्सा के बाद मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो इसमें हमें सर्वाइकल, लंबर, डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा विषय है कि जो हम लोग आयुर्वेद की चिकित्सा में आते हैं तो असफलताएं जो स्पाइन के ट्रीटमेंट में आती है, जहां हम लोग सही से यदि हेतु ले रहे हैं, डायग्नोसिस भी ठीक कर रहे हैं, तो कहाँ चूक हो जाती है कि कारण रिजल्ट डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके जो दैव के पक्ष हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि दैव किस तरीके से प्रभावित करता है। और ग्रहों का इफेक्ट ऐसा होता है कई बार कि डिजीज को डायग्नोस होने नहीं देगा, तो वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं। क्योंकि 10-10 साल, 15-15 साल और 20-20 साल तक पेशेंट यदि कमर का दर्द या कंधे का दर्द या कोई सर्वाइकल डायस्टोनिया या पैरालिसिस, इस तरह की बीमारी को लेकर यदि घूम रहा है, सीराकंप, फिर पार्किंसन, इस तरह की बीमारियां लेकर यदि मरीज घूम रहा है और नहीं ठीक हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ और भी तत्व हैं। जैसे आचार्यों ने यत्र तत्र हम लोगों को इंडिकेट तो किया ही है, और सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा देव व्यापाश्री को माना है, लेकिन दुर्भाग्य कि हम वैद्य देव व्यापाश्री से काफी दूर हैं और इसके कारण हम लोगों को परेशानी देखने को मिलती है। तो पहले हम लोग उसकी हेतु और संप्राप्ति समझेंगे थोड़ी थोड़ी करके, फिर दोस्त दूसरे की समूर्षा, और फिर हम लोग क्रम से देव व्यापाश्री वगैरह चीजों को भी हम लोग देखेंगे। अब बात हम लोग करते हैं कि आयुर्वेद में
यदि स्पाइन का कहीं कोई डेडिकेटेड चैप्टर नहीं है, कोई इसके ऊपर विशेष चैप्टर या अध्याय नहीं लिखा हुआ है, तो आयुर्वेद में हम इसे कैसे पढ़ें, कैसे समझें? तो अब यहाँ हमें थोड़ी-सी इसकी संरचना समझनी होगी कि जो स्पाइन है हमारा, रीढ़ का हड्डी है, ये मुख्य रूप से अस्थि है। अस्थि के साथ-साथ वहाँ पर शिराएँ हैं, कंडराएँ हैं, मांस है, वहाँ पे मेद है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर उसके कारण बीमारियाँ होती हैं। तो हम लोग जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से देखते हैं कि अस्थि या अस्थिगत व्याधियाँ बहुत कम होती हैं स्पाइन के केसेस में। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अस्थि तक तो अभिघात वगैरह या चोट वगैरह के कारण कभी बने संप्राप्ति, तो नहीं तो ज़्यादातर केसेस में वहाँ तक संप्राप्ति ना जाकर के शिरा, कंडरा, स्नायु इन सबों में दिक्कत और मज्जा धातु में दिक्कत देखने को मिलता है। तो जब भी हम लोग यदि 100 केसेस देखते हैं यदि स्पाइन के, तो उसमें से मात्र 5, 6, 7, 10 ऐसे ही केस होंगे जो आपको प्योर अस्थिगत होंगे, अदरवाइज़ सब आप अलग तरीके से उसको, अलग नज़रिए से उसको देख कर के ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में सबसे ख़ास बात है कि हम लोग किसी भी बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं, कोई भी बीमारी हो, तो हमारा मुख्य ध्यान होता है पेट पर। क्यों? क्योंकि जठराग्नि के संदूषण करने से हमारी सारी अग्नियाँ वहाँ पे पुष्ट होती हैं और जठराग्नि जो है वही काया है। काया यानी कि अग्नि, तो अग्नि का ही हम चिकित्सा मुख्य रूप से करते हैं, अग्नि को ही ठीक करने के प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ के स्वरूप का बदलना अग्नि पर निर्भर करता है। और तन्मात्राओं में भी हम लोग देखते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो अग्नि जो है वो रूप का कारक है। तो यदि बोन डिफॉर्मिटी हो रहा है तो या वहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है, वहाँ पे अग्नि का रोल होता है। तो स्पाइन के अंदर यदि आप एमआरआई रिपोर्ट्स देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी डिजेनरेशन दिख रहा है या आपका डिहाइड्रेटेड डिस्क दिख रहा है, बल्जिंग या कुछ भी ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ पर अग्नि इन्वॉल्व है क्योंकि स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ से हम लोगों को अब मुख्य रूप से आयुर्वेद के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसमें अब हम लोग चलते हैं, प्रवेश करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग समझें। तो देखिए, अभी के समय में हमारे पास जो केसेस आते हैं या आप लोगों के पास भी आते हैं, हम लोग पहले भी बात इस पे किए हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया, तो सबसे पहला हमारा जो नज़रिया होता है, वो होता है कि दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। तो प्रश्न में हम पूछते हैं, "क्या करते हो आप?" और आज के समय में स्क्रीन टाइम या मोबाइल है या हमारे पास कान, आँख, नाक, जीभ, मुँह, जो भी हमारे पास पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनका जो अति योग होगा वो अति योग जो होता है वो वात को क्रिएट करता है, यानी वात की वृद्धि करता है। तो यदि कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कान में लंबे समय तक ईयरफ़ोन लगा करके या मुख से ज़्यादा देर तक बोल रहा है या बहुत देर तक स्क्रीन टाइम है उसका, तो ऐसे केसेस में दृक् यानी नेत्र या कान या आपकी वाणी के द्वारा ख वैगुण्यता होकर वात प्रकोप हो जाता है। ये एक कॉमन हेतु है। अब जब आप समझो कि पेशेंट का वात प्रकोप हुआ, मानिए कि स्क्रीन टाइम के कारण वात प्रकोप हुआ है, तो नेत्र जो होता है वो मज्जा सिद्धारोही है। आप लोगों को पता है कि नेत्र जो है वो मज्जा सिद्धारोही है। अब जैसे ही नेत्रगत मज्जा जो है वो डिस्टर्ब हुआ, तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या आएगी? ड्राई आई की, आँखों में जलन हो रहा है, आँखों में इचिंग हो रहा है, आँखों में शुष्कता आ रही है। और जब आँखों में इस तरह की चीज़ें बननी स्टार्ट होगी, तो फिर मज्जा धातु का जो निर्माण है, वो डिस्टर्ब होता है। अब मज्जा धातु का जो निर्माण होता है, वो हमारे ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में पित्तधरा कला, सायुज्य, मज्जाधरा कला, तो जो पित्तधरा कला दुष्ट होगा, तो तुरंत वहाँ पर मज्जाधरा कला दुष्टि होगा। और जब मज्जा धरा कला दुष्ट हुआ या ग्रहणी दृष्टि हुई, तो क्या होगा कि पेशेंट में आप लोग जानते हैं कि जो मज्जा है, इसका मुख्य काम है कि अक्षि जो आँख के जो मल होते हैं या हमारे स्टूल के जो मल होते हैं, उसको स्निग्धता प्रदान करना इसका गुण है। तो जब मज्जा का क्षय होगा, तो आँखों के अंदर जो स्निग्धता है, उसका नाश हो जाएगा और जो स्टूल है, वो हार्ड होने लगेगा। अब जब ऐसा होता है तो पेशेंट को जठराग्नि संबंधी विकृति, गैसेस बनना, बेहजमी होना, एसिडिटी बनना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। आँखों में जलन होना, आँखों में तनाव रहना, आँखें लाल हो जाएँगी, ये सारी चीज़ें पहले स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को।
तो पेशेंट अब मॉडर्न का जमाना है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो आंख के डॉक्टर के पास जाएगा या पेट के डॉक्टर के पास जाएगा। पेट के डॉक्टर के पास गया तो वहां पे गैसेस और एंजाइम्स की मेडिसिन स्टार्ट होंगी, पीपीआई चले या H2 ब्लॉकर दिया जाए, तो इस तरह की मेडिसिन स्टार्ट होती है, तो संप्राप्ति तो भंग हो ना रहा है, तो इसी कारण वहां से ग्रहणी दृष्टि होते होते स्पाइन तक पैथोलॉजी चली जाती है। अब वहां पर समझना है हमें कि यदि हम मज्जा को समझने चले तो मज्जा को किस रूप में समझें, क्योंकि अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि अस्थि के अंदर रहने वाला एक चिपचिपा सा लिक्विड द्रव्य है, जो जिसका नाम मज्जा है, और जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को पता है कि किस तरीके से उसका स्वरूप होता है, और ये अस्थि को बल देता है। कुछ लोग यदि ज्यादा मॉडर्न के थ्रू को रिलेट किए होंगे तो उनको ये पता होगा कि ये फ्लैट बोन में या बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इट। लेकिन वो मज्जा और आयुर्वेद शारीर का मज्जा एकदम से एक है ऐसा नहीं कह सकते हैं, दोनों का स्वरूप में थोड़ी सी भिन्नता होती है। तो यहाँ पर जब पेशेंट का मज्जा धातु डिस्टर्ब हुआ और मज्जा धारा कला दृष्टि हुई, तो मज्जा का मूल स्थान कहाँ है, यदि हम लोग शारीरिक क्रिया देखते हैं तो वहां पे आचार्यों ने बताया कि अस्थि और होता है संधि सु, यानी हड्डियों में, यानी हड्डियों के अंदर जो स्निग्धता रूप में है वो, और संधियों में मज्जा रहता है। तो संधि का मतलब हम क्या समझें, किसी भी दो वस्तुओं का मिलना। जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना कि दो या दो वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। वैसे ही जो हमारे बॉडी में दो सिरा सिरा, कंडरा कंडरा, स्नायु मांस मांस मेद, अस्थि अस्थि, कोई भी चीज दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो वहां पर मज्जा की उपस्थिति होती है। तो जब मज्जा धारा कला दुष्ट हुआ तो जहां जहां मज्जा है वहां वहां विकृति आएगा। तो पेशेंट जो होता है उसके अंदर संधियों में वात के लक्षण आएंगे, तो बॉडी में कटपट की आवाज आना, जो उंगलियां फोड़ना या कमर बजा देना, गर्दन बजाना, ये सारी चीजें वहां पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ख वैगुण्यता का संप्राप्ति है। और कई बार वैसा नहीं होता है, यदि बजने की प्रॉपर्टी नहीं भी है तो मज्जा क्षय होगा तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो लचक देने वाला था वो चीजें यदि नहीं रही तो वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब मज्जा धातु की दुष्टि हुई और पेशेंट को परेशानियां शुरू हो गई, तो अभी तक तो पेशेंट को स्पाइन की प्रॉब्लम है नहीं कि वो आएगा, और ना ही मज्जा धातु का कोई टेस्ट है। वो आंख के डॉक्टर के पास या अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे स्पाइन का पेशेंट बनता जा रहा है, ये हमें एज अ वैद्य पता होना चाहिए। तो जब संधियों के अंदर उसको प्रॉब्लम आया तो मज्जा का जो सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है वो पाया जाता है मस्तुलुंग में, यानी सिर में। अब सिर के अंदर जब मज्जा धातु का क्षय होगा या मज्जा धातु का क्षय का लक्षण दिखेगा तो पेशेंट के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, विकार और इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगे। चिंता, सोच, अब इससे क्या होगा, यदि इसकी वृद्धि हो रही है तुरंत पेशेंट का रस धातु विकृत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रस धातु अति चिंतन से बढ़ता है, बिगड़ता है। तो जैसे ही ये मस्तिष्क तक मज्जा धातु का क्षय गया कि रस धातु की विकृति होगी। और मज्जा धातु के जस्ट आगे का धातु कौन सा है, शुक्र धातु, और पीछे धातु कौन सा है, मेद धातु। तो आप देखो कि जब मज्जा का क्षय होना शुरू होगा तो आगे शुक्र धातु का क्षय और पीछे पेशेंट का मेद धातु में दृष्टि दिखने शुरू हो जाएगी। तो पेशेंट को क्या तकलीफ आता है कि बॉडी से पसीना आना, बदबू आना, सेक्सुअल वीकनेस कम हो जाना, सेक्सुअल वीकनेस का होना, क्लिप्यता का उत्पन्न होना। इसीलिए आप देखना कि जो ज्यादा कॉर्पोरेट लाइफ में, ज्यादा कंप्यूटर या ज्यादा इस तरह की चीजों में व्यस्त हैं, ज्यादा चिंतन का जॉब है, उनका मज्जा धरा कला दुष्ट होने के कारण उनको लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल वीकनेस, इस तरह की कंप्लेन बननी शुरू हो जाती है। साथ में रस धातु क्षय हो रहा है तो यहाँ पे आम की उत्पत्ति होगी, क्योंकि चिंतन से और शोक से रस धातु विकृत हो रहा है तो यहाँ पे रसाग्नि कमजोर होगा, उससे ग्रहणी दृष्टि होगी। इधर मज्जा धातु की दृष्टि से पित्त धरा कला, सायुज्य मज्जा धरा कला दुष्ट हो रहा है, और इधर शुक्र धातु की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को यूट्यूब या कोई अलग अलग तरीके से पेशेंट सीखना चाहता है कि हम अपनी बीमारी को कैसे ठीक करें, जैसे स्ट्रेस को कैसे ठीक कर लें, एंजाइटी को कैसे ठीक कर लें, क्लैपिता को कैसे ठीक कर लें। और गलती से उसे कुछ ऐसा खान पान मिल गया, जैसे दूध में केला मिलाकर खा लो, या मुनक्का खा लो, अंजीर खा लो, किशमिश खा लो,
या कई बार अंकुरित चना खाओ, अश्वगंधा खा लो, मूसली, कॉर्न्स, ऐसा चीजें जब पेशेंट खाना शुरू करता है, अब उसे अग्नि का तो ज्ञान है नहीं, इधर रस धातु क्षय और आमावस्था का ज्ञान है नहीं, उधर शुक्र धातु क्षय और उसके कारणों का पता है नहीं। तो जब पेशेंट इसको नहीं जानते हुए जब इन दवाइयों का यूज करना स्टार्ट करेगा तो उसे मंदाग्नि हो जाएगी। यदि वो आहार विहार में भी यदि गुरु आहार ले रहा है तो फिर उसकी अग्नि और मंद होगी और कंप्लेन बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप देखना कि पेशेंट कई बार लंबे समय से कैल्शियम ले रहा है, विटामिन ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, लेकिन बॉडी में उसकी पूर्ति नहीं होती है। विटामिन डी की कमी आ रही है, विटामिन डी की कमी आ रही है, इस तरह की तमाम डिफिशियंसीज वहां पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रस धातु के अंदर जो अग्नि दृष्टि हुई है उसको ना ठीक किया गया है, पित्त धरा कला की चिकित्सा नहीं हो रही है, तो औषधि या आहार रस का जो ग्रहण होना चाहिए बॉडी में, जो विलाई के द्वारा शोषण होना चाहिए, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया है पेशेंट का। इससे क्या है कि पूरा बॉडी माल ऑब्जॉर्प्शन में जाएगा और फिर पेशेंट को तकलीफें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहां तक तो मैंने आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि मज्जा के कुछ और स्थान देखें कहाँ कहाँ होता है। तो अपने पास आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मर्म के परिभाषा में मर्माणी नाम मान शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपात, श्लोक आप लोगों को पता होगा। तो इसमें आगे उन्होंने क्या कहा कि यहाँ यहाँ मर्म है और वहां वहां प्राण तिष्ठन्ति, यानी प्राण रहता है, और जहां प्राण रहता है वहां मर्म स्थान है, तो मर्म स्थान में अग्नि महाभूत, तेज महाभूत, अप महाभूत, इस तरह के महाभूतों की स्थिति होती है, प्राण की स्थिति होती है। और चूंकि संधि है, तो मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया कि संधियों पर मज्जा होता है, यानी वहां पर मज्जा धातु की स्थिति भी होती है। तो जो पेशेंट है हमारा, जब मज्जा क्षय होगा तो ये सारी जगह जहां जहां मज्जा का स्थान है वहां वहां से मज्जा क्षय करेगा और वहां पे खवैगुणिता बनने से वात प्रकोप होगा। और आप लोगों को पता है कि जैसे ही उसका प्रकोप होगा तो उस स्थान पर तो प्राणवायु है, तो प्राण वायु की विकृति होगी। और नियंता प्रणेता च मनुष्य, मन को नियंत्रित कौन करता था? प्राण वायु करता है। तो पेशेंट के अंदर उदासी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें तो स्वतः आने वाला है। श्वास का प्रॉब्लम, काश का प्रॉब्लम, स्टीवन श्वास, उद्गार, ये सारी चीजें जो हम लोग प्राण वायु के गुण वगैरह पढ़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्टर्ब होना पेशेंट में देखने को मिल जाएगा आपको कि पेशेंट का ये सारी वाइटलिटी डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि एक हमने मज्जा धातु का विचार करना शुरू किया तो हमने रुग्ण के सेक्सुअल वीकनेस, आहार रस विकृति, मस्तिष्क के अंदर उदासी और जो भी चीजें हैं जैसे डोपामिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, सेरोटोनिन का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीजों का हमारा विचार यहाँ से बन गया। तो अब हम जब चिकित्सा करने चलेंगे तो हम उसको काउंटर करने के लिए मेडिसिन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अनभिज्ञ हैं इन सारी चीजों से तो क्या होगा प्रिस्क्रिप्शन हमारा? क्या हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, एक कैल्शियम ले लीजिए, एक मल्टीविटामिन ले लीजिए। मॉडर्न प्रैक्टिस करता है कोई, तो मैंने अभी तक जितने पेशेंट देखे हैं उनमें एक मल्टीविटामिन रहेगा जो मिथाइल कोबालामीन और गाबा वगैरह के मिक्सअप में एक कॉम्बिनेशन बन के आता है, वो चलाना है। एक पेन किलर दे देना है, एक गैस की दवा दे देनी है, एक मल्टीविटामिन दे देना है, और ज्यादा होगा तो एक न्यूरोबिन ग्रुप का कुछ इंजेक्शन वगैरह चलाया जाता है। और यही मेडिसिन घूम फिर के विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, ये सब चलता रहता है। और मरीज को लाभ तो होता नहीं है, क्योंकि अब ये बीमारी लंबे समय तक रहा तो फिर मज्जा धातु के बाद अस्थि धातु विकृत होना स्टार्ट होगा और वहां पर डिजेनरेशन और एज रिलेटेड इश्यूज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को। और यदि ब्रेन का कभी एमआरआई वगैरह कराएगा तो वहां पे आएगा कि एज रिलेटेड एट्रोपी, एट्रोपिकल चेंजेस दिख रहे हैं, या कुछ लोगों में वहां पर आपको कैल्सिफिकेशन दिखेगा। तो जब ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखनी शुरू हो गई तो पेशेंट को लगता है कि हाँ भैया मामला अब सीरियस है। तो अभी तक पेशेंट शायद ही किसी वैद्य के पास आता है, अब इसके बाद स्थिति बिगड़ती है तो वैद्य के पास आता है। इसीलिए अभी तक मैं एक भूमिका बना रहा था कि किस तरीके से आप लोगों को चीजें समझाने का प्रयास करूं। और जहां भी आप लोगों को दिक्कत लगे आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि शुरू के 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 क्लासेस का आप लोग नोट्स बना लो और फिर हम लोग फिर तेजी में चलेंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझने में दिक्कत ना हो। अब
हम समझते हैं कि जब भी प्राणवायु में विकृति जाएगा, प्राणवायु में विकृति कैसे गया है कि मर्माणी नाम मानसिक स्नायु अस्थि वाले, यानी मर्म के थ्रू हम लोग प्राण तक पहुंचे थे, और प्राण की विकृति होगी तो मरीज को शूल की उत्पत्ति होती है, सूल की उत्पत्ति होती है। और जब भी पेशेंट को सूल की उत्पत्ति होगी तो हमें विचार करना होता है कि भैया या तो यहाँ पे वात बढ़ा होगा या रक्त दुष्टि हुई होगी, क्योंकि रक्त दुष्टि और वात प्रकोप यही दो कारण हैं जिसके कारण शूल की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो शूल का उत्पत्ति होता है पेशेंट का, तो इससे हम विचार, अब पेशेंट को जब सिवियरिटी आएगी तो पेशेंट हमारे पास आएगा। अब एज अ वैद्य हमें प्रश्न जो पूछना है, सारी चीजें पूछने के बाद से सबसे इग्नोर्ड टॉपिक हो जाता है कि कब्ज के बारे में पूछना। और यदि कब्ज के बारे में कोई पूछ भी लिया वैद्य, तो एक पंचकार या एक नित्यम या एक कोई भी इस तरह की मेडिसिन जो पेट को साफ करता है वो देने का प्रयास करता है आदमी। लेकिन अब यहाँ हमें समझना है कि यदि संप्राप्ति रस धातु, जैसे मैंने पहले बताया था, के थ्रू आ रहा है, तो वहां हम दीपन पाचन वगैरह की प्रक्रिया अपनाएंगे। मज्जा क्षय के कारण आ रहा है तो मधुर रस की जो औषधि है, या मधुर और तिक्त रस की जो औषधियां हैं उसका कल्प प्रयोग करेंगे हम अपने पेशेंट के पेट को साफ करने के लिए या बात का अनुलोमन करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान आप लोगों को देना होगा कि पेशेंट जब आता है तो हम लोग हरितकी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण इस तरह के कल्प यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि अद्वाति खिन्ना बल वर्जिताश्च वृक्षा कृशो लंघन कर्षिताश्च पित्ताधिको गर्भवती चनारी, इन लोगों को अभय नहीं देना है। तो पेशेंट के अंदर जब क्षय हो रहा है, जब वहां पे रुक्षता आ रहा है बॉडी में, और स्टूल जो है, मल है, वो भी रुक्ष हो रहा है, तो वैसे केसेस में रसायन सोच करके कैसे भी हमको हरितकी का प्रयोग नहीं करना है वहां पे। तो अब हरितकी का प्रयोग करना है, यदि आप लोग चाहें तो वहां पे एरंडोफिस्ट हरितकी का प्रयोग करिए, तो वो जो रुक्षता उत्पन्न होने वाला था उसको समन कर देगा। या फिर वैसे केसेस में हम जब हरितकी का प्रयोग करेंगे तो वहां पर उसको किसी न किसी स्नेह के साथ मिला करके हम देंगे या अन्य कल्पों के साथ में देंगे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत बेसिक बेसिक तरीके से अभी हम लोग आज कुछ संप्राप्ति को मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। अब यहाँ पे है कि जब पेशेंट का कब्ज बना या विबंध हो रहा है या कटी, और उसके साथ कटिशूल है, तो कटिशूल जब भी आए और पेशेंट, जैसे अपने यहाँ क्या होता है दिक्कत कि हम लोग पूछते हैं पेट कैसा रहता है, ठीक रहता है डॉक्टर साहब, तो पूछना होता है कि भाई कोई मेडिसिन वगैरह लेते हो, तो हाँ मैं पेंटोप्राजोल रोज लेती हूँ या लेता हूँ। क्यों लेते हो भाई? तो गैस बनता है। तो डॉक्टर भी उसको इग्नोर करता है, ठीक है लेते रह, जब जब गैस बनेगा तो। नहीं, आप वैद्य हैं, आपको अग्नि का विचार करना है वहां पे। और वहां पर यदि मलावस्तंभ है और उससे पूछो कि क्या जिस दिन कब्ज बनता है आपके पेट का दर्द, पीठ का दर्द या मनके का दर्द बढ़ जाता है क्या, और मरीज बोले कि हाँ डॉक्टर साहब पेट साफ होता है तो आराम होता है, जब कब्ज ज्यादा बनता है तो दर्द बनता है, यानी आपकी संप्राप्ति जाएगी कि विबंध हो रहा है और पेट साफ करने से दर्द में आराम आता है। या कई बार महिलाओं में होता है कि सर पीरियड के पहले बहुत पेन रहता है और जैसे पीरियड का ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ कमर के दर्द में आराम आ गया, तो रक्त धातु पर तुरंत विचार जाना चाहिए आपका। विबंध के बाद यदि आराम आ रहा है तो तुरंत आपका वहां पर मज्जा क्षय या रस धातु पर विचार जाना ही जाना चाहिए। और आपको चिकित्सा इधर से करना, आपको स्पाइन और एमआरआई के रिपोर्ट्स में भटकना नहीं है। जैसे कि खूब सुंदर चश्मा हो, खूब महंगा चश्मा हो, लेकिन किसी एक का चश्मा दूसरे को लगाने पर जरूरी नहीं कि साफ दिखे। वैसे ही मॉडर्न का अपना डायग्नोसिस है, अपनी पैथोलॉजी है, अपना सिस्टम है, लेकिन उनके रिपोर्ट्स या उनके तरीकों से हम अपने शास्त्र के अनुसार चिकित्सा नहीं दे पाते हैं। तो हमें हमारा चश्मा आना चाहिए और इससे हम रिजल्ट दे सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आप चेंजेस वगैरह वहां पर देख सकते हो और उससे पेशेंट को आप डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, अब यहां तक हम लोग बात तो कर ली है कि भैया पेशेंट का कब्ज वगैरह बनने से दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या शास्त्र भी ऐसा कुछ कहता है कि ये बस ऐसा ही फिलोसफी फिलोसफी या मनगढ़ंत सी बातें हैं? तो आप देखो कि जब भी पेशेंट के अंदर आप यदि देखोगे और वहां पर पुरुष धरा कला की दृष्टि होगी, और वहां यदि आप लोग लक्षण देखें पुरुष धरा कला में, तो कहता है कि शकृतो पिंडको दृष्टन, यानी कि पिंडलियों में दर्द होगा, प्रतिश्यायो तो सर्दी होगा, और साथ में सिरोरुजा।
अब शिरोरुजा जो कहा गया है शब्द यहाँ पे, इसका मतलब फिर समझते हैं कि यहाँ सर में दर्द होगा, नहीं, ये जत्रु से ऊपर कहीं भी दर्द हो सकता है। वो आपका सर्वाइकल का पेन हो सकता है जो मस्तिष्क तक जा रहा है, माइग्रेन का भी पेन हो सकता है, आपका ऑसिपिटल एरिया हो, फ्रंटल हो, टेम्पोरल हो, पैराइटल हो, कहीं भी दर्द हो सकता है। तो आपको ऐसा विचार करके सोचना है कि भैया यदि पेशेंट का पुरुष धरा कला दुष्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पुरुष धरा कला दुष्ट होगा, अस्थि धरा कला दुष्ट हो जाएगा। और रस धातु जब यदि विकृति आती है पेशेंट में, तो आप देखना कि रस धातु का जब विकृति होगा पेशेंट में, तो पेशेंट के अंदर जो क्षयात्मक संप्राप्ति बनती है, उसमें पेशेंट को ये सारे कंप्लेन देखने को मिलते हैं। ग्रहणी दृष्टि वाले पेशेंट में भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो कई बार मरीज का पूरी धरा कला दुष्ट होता है और मरीज माइग्रेन का ट्रीटमेंट साल भर, 2 साल से 3 साल से खा रहा है। कई बार पेशेंट के अंदर आप देखोगे कि गुदगत बात है। अब गुदगत बात होगा तो क्या होगा, थाइज में दर्द रहेगा, जंघाओं में दर्द रहेगा, उरु में दर्द रहेगा, त्रिक प्रदेश में दर्द रहेगा। तो स्पाइन का मतलब एज ए स्पाइन ना देखा गया, पार्ट भी देखना है, कमर के पूरे एरिया को भी हमें देखना होता है। और जब हम पूरे एरिया का ध्यान रखते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो गुदगत बात की भी चिकित्सा करने से जो सो कॉल्ड लंबर वगैरह का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। और आप यदि सर्च करोगे, जब चिकित्सा आप लोग करना शुरू करिएगा, तो वहां देखिएगा कि यार एमआरआई के रिपोर्ट्स में चेंजिंग आ गया। आपने गुदगत बात की चिकित्सा की और एमआरआई के रिपोर्ट्स में हर्निएशन या लंबरिंग दिखा रहा था, वो भी कंट्रोल हो गया या आराम आ गया पेशेंट को और ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमें रिपोर्ट्स को रिपोर्ट्स की नजर से देखना है, बट हमारी डायग्नोसिस हमारे हिसाब से होना चाहिए। ठीक, फिलहाल किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना चाह रहा हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कल हम लोग अब इसके आगे की संप्राप्ति को समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग इसका एक नोट्स अपने पास अपनी भाषा में जैसे आप लोग समझ सकते हो, जैसे फ्लो चार्ट बनाना चाहो, जो ऐसे आप करना चाहो, आप इसको करके तैयार करना। क्योंकि जब हम लोग आगे की चिकित्सा में प्रवेश करते हैं तो वहां हम लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा। तो जब भी हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें आप लोगों को ये चीजें समझनी होगी, क्योंकि ये यदि आप ठीक से समझ गए तो आगे जब ये सारा ही चिकित्सा फेल कर जाए, यानी आपकी पूरी डायग्नोसिस फेल कर रही है, आयुर्वेद का निदान फेल कर रहा है, मॉडर्न की चिकित्सा फेल कर रही है, पेशेंट की सर्जरी हो गई और फिर पेशेंट आपके पास आया, तो आप समझ पाओगे कि भैया इसको अब औषध की जरूरत है कि देव व्यापारिक तरीके से इसको हम क्योर करें, कि या हम इसको किसी और तरीके से क्योर करें। क्योंकि जैसे ज्योतिष के अनुसार यदि आप लोग देखोगे तो कई बार ऐसा होगा कि पेशेंट का बीमारी डायग्नोस नहीं करने देगा ज्योतिष। और ज्योतिषीय जो भाव बनते हैं वो कई बार पेशेंट 4-4 5-5 साल से परेशान रहेगा, प्रॉपर डिजीज डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है। आप भी सोचोगे कि यार वात पित्त कब दिख तो रहा है, ऐसा धातुओं का संप्राप्ति दिख तो ऐसा रहा है, बट ये चेंज कैसे हो जा रहा है। तो जो चेंजिंग वगैरह आपको आगे हम बताएंगे, तो वो सारी चीजें भी यहीं से कवर होंगी। इसलिए एक भी क्लासेस को मिस मत करना आप लोग, और लगातार इसको पढ़ने का प्रयास करना, ताकि आगे जब देव व्यापाश्री हम बताएंगे, जब हम आप लोगों को ज्योतिष वाला कंटेंट बताएंगे या इसमें औषधियां बताएंगे, तो आप इसको ठीक तरीके से समझ सकोगे, इलाज में रिजल्ट ले पाओगे। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी। नमस्कार सर। सर एक पेशेंट को है ना स्पाइन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो मैम ज्यादा आज देर जो बैठ। हम लोग पढ़े हैं, आज हम लोग जो हाँ, पढ़े हैं इसमें से पूछिए, हाँ, क्योंकि जो चीजें आप पूछोगी वो आप आगे क्लासेस में सीखोगे, लेकिन जो बेसिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसमें से हाँ, पहले आप पूछ लीजिए, या इससे कुछ संबंधित आपको जानना है तो आप पूछिए। क्योंकि जैसे ही हाँ, हमारा 5 से 7 क्लास बीतेगा, तो आप जब दवाइयां सीखना स्टार्ट करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, आज वाले चीजों में से आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ। हेलो, गुड हेलो इवनिंग सर। सर मतलब हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, आपने अभी बताया ना पुरी धरा कला सा या अस्थि धरा कला, हम्म सर इसका संदर्भ जानना चाह रहा था मैं, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ तो। देखिए, पूरी धरा कला, जब भी आप कभी अस्थि धरा कला की चिकित्सा स्टार्ट करोगे तो मुख्य रूप से आपको पूरी धरा कला की ही चिकित्सा करनी होती है। और जब भी आपका अस्थि क्षय या अस्थि के अंदर कोई भी विकृति आएगा तो आप पूरी को ट्रीट करो तो अस्थि ट्रीट हो जाता है। एग्जैक्ट संदर्भ तो मैं भी आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू सर। हेलो। हाँ। सर आपने रसक्षय और मज्जाक्षय
क्योंकि रसक्षय में दीपन पाचन करना पड़ेगा और मज्जाक्षय में मधुर पित्त औषधि देनी पड़ेगी, तो उसको कैसे पहचाने कि वो रसक्षय के लक्षण है या मज्जाक्षय के, क्योंकि आगे की चिकित्सा उसी के ऊपर निर्भर होगी। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे पेशेंट का हमने हेतु लिया, हेतु लेने के बाद से जैसे हमने एक आपको उदाहरण दिया कि आंख से, कान से या नेत्र से उसको विकृति उत्पन्न स्टार्ट हुई, ठीक है। और मज्जाधारा कला यदि दुष्ट हो रहा है पेशेंट का, तो क्या लक्षण आएगा, क्योंकि मज्जाधारा कला यदि लंबे समय तक दुष्ट रहा तो तुरंत वो मानस को डिस्टर्ब करता है। मानस डिस्टर्ब होगा तो चिंता, भय, शोक इन सबों का वृद्धि कर देगा, क्योंकि मज्जा धातु का क्षय जा रहा है और उससे फिर रस धातु का क्षय हो जाता है। आप चीजें समझ रहे हो ना कि बीमारी धीरे धीरे अब क्रॉनिक फेज में जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा धातुओं को कवर करने का प्रयास करेगा। तो जब चिकित्सा के लिए हमारे पास मरीज आएगा तो सामता निरामता हम देखेंगे, उसके थ्रू हम रस धातु का ज्ञान करेंगे। मानस की स्थिति जैसे चिंता, भय, शोक वगैरह के थ्रू हम मज्जा धातु के बारे में विचार करना स्टार्ट करेंगे। और बाकी चीजें जो हमने पढ़ा कि मज्जा का देखना है कि मल कैसा है, आंख का देखो कि स्थिति क्या है, ये सारी चीजें जो चक्र बनेगी ये बताएंगे कि मज्जा की चिकित्सा में किस तरीके से करनी है और रस धातु की चिकित्सा में किस तरीके से करनी है। क्योंकि पहले के समय में क्या था कि मज्जा धातु का क्षय कम होता था, क्योंकि पेशेंट जो थे उनमें दो तीन चीजों का एक तो खाने में डाइवर्सिटी था, दूसरा उनका जैसे थोड़ा-सा आज की तरह सेक्सुअल लाइफ में वो इंडल्ज नहीं थे। तो उधर से जो क्षय होना था ना, प्रतिलोम क्षय, वो कम होता था। तो अनुलोम क्षय ज़्यादा था। इसीलिए आप जब पुरानी किताबें पढ़ोगे तो देखेंगे कि योगराज गुल और महारत्नादि काढ़ा, तो बोलेगा कि बस इससे कमर का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि रसात्मक संप्राप्ति होगी तो ठीक होगा, और उधर से क्षयात्मक आ रहा होगा तो उसमें रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है? ओके सर। सर प्राणवायु की दृष्टि जो होती है वो सर समझ में नहीं आया, थोड़ा से फिर से समझाएंगे सर? देखिए, उसमें मैंने बताया कि जो मर्म है हमारा, सुश्रुत शारीर आप लोग देखिएगा तो शारीर में आपको मर्म जो अध्याय मिलेगा आपको, तो वहां पे बताया गया कि मर्माणी नाम मानसिका स्नायु। तो ये जो जहां जहां मर्म है वहां वहां कहा गया प्राण तिष्ठन्ति, प्राणवायु वहां वहां होता है। जहां जहां मर्म है वहां वहां प्राणवायु होता है। और मर्म कहाँ होगा? तो मर्म के बारे में कि जहां पर संधियां होती हैं, किसकी? तो मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, इन सबों का संधि होगा। और यहाँ आचार्य ने क्या कहा कि मज्जा धातु कहाँ होता है? तो जहां जहां संधि होता है। तो जहां जहां संधि होता है वहां मज्जा है, और ये सारी संधियों पे प्राणवायु स्थित है। यानी कि मज्जा और प्राणवायु एक पास एक ही आश्रय में रहते हैं। इसलिए पेशेंट को जब भी विकृति आएगी तो दोनों की आएगी। और प्राणवायु जब विकृत होगा तो पेशेंट के अंदर आप देख रहे हैं नियंता प्रणेता च मनुष्य, ये कहा गया है। इस आधार पर उसके मन के अंदर विकृति शुरू हो जाएगी, और जब मन के अंदर विकृति स्टार्ट होगा तो फिर वहां से रस धातु का क्षय होना लगेगा। तो ये वहां का कॉन्सेप्ट था, शायद आप समझ गई होंगी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मज्जा के स्थान बताइए ना। अस्थि संधि सु सर लेकिन कौन कौन से संधियों में? नेत्र की भी सारे संधियों में है? सारे सारे संधियों। अच्छा, ने वहां पे कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि इस संधि में है और इस संधि में नहीं है। सारे ही संधियों में आपके मज्जा है। सर आपने शुरू में बताया कि यानी आंखों से दृष्टि होकर फिर वो ग्रहणी में आगे दृष्टि करता है, ऐसे आपका कहने का मतलब है? यानी आंखों का अति व्यापार करने की वजह से फिर ग्रहणी दृष्टि हो रही है? हो रही है, हो रही है। इसीलिए ना आज आप लोग यदि उत्तर तंत्र पढ़ोगे तो वहां मिलेगा कि नेत्र दृष्टि कैसे होती है। तो कहा गया चमकीली वस्तु देखने से, सूक्ष्म वस्तु देखने से। तो जो मोबाइल है हमारा सारी क्राइटेरिया फुल कर देता है, चमकीली भी है, सूक्ष्म भी है, लगातार देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो है उस विकृति को प्रकट कर देता है। ठीक है, इसीलिए ड्राई आई वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। आप लोग इसका अब नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट लगे नोट्स बनाने में तो आप लोग उसको वहीं पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। जब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस लेंगे तो वहां पर फिर उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और अपनी भाषा में नोट्स बनाएं, जहां भी दिक्कत लगेगा उसके लिए हम हैं। और चीजें एकदम से 2-3 बार करके सुन लीजिएगा लोग, ताकि उसको रिपीट करना और फ्यूचर में जब प्रैक्टिस में हम लोग देखें उसको तो हम लोग कर पाए। ठीक है, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, फिर
आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्लासेस को एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम लोग मिलेंगे, ठीक है। जी सर। सर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो मैं बता देती हूँ कि रिकॉर्डिंग के लिए आपको हमारे साइट पे साइन अप करना पड़ेगा, जिस आईडी को आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था उसी आईडी से। और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको डे 1 की रिकॉर्डिंग 12 बजे के आसपास मिल जाएगी। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आपको टेक्निकल नंबर मिल जाएगा ग्रुप में, और हमारे साथ विनोद जी भी हैं, अगर वो 2 मिनट अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकें प्रोसीजर तो दैट वुड बी ग्रेट। सर आप, am I audible? विनोद जी, विनोद जी, are you there? यस, वो अनम्यूट कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बोला जाए। हाँ सर जो मोबाइल हम देखते हैं जैसे आपने भी बताया, तो उससे नेत्र से हमारा मज्जा दृष्टि होती है और मज्जा से हमारा ग्रहणी दृष्टि होती है। तो सर एक बार वो रिपीट कीजिए ना सर, कैसे क्या मतलब? मैम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप एक बार उसको देखना, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है।